मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैं अपने फोन की स्क्रीन को घूर रही थी। मेरी वकील मेघा के 4 मिस्ड कॉल्स, फिर एक मैसेज जिसने पल भर में मेरे सीने में खालीपन भर दिया। इला, मुझे तुरंत कॉल करो, अभी अपने बेटे के घर मत जाना, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं तो अभी अभी दुपट्टा संवार रही थी, तैयार होकर नोएडा के सेक्टर 62 में रोहन के घर रविवार वाले हमारे रूटीन डिनर के लिए निकलने ही वाली थी। पूरे हफ्ते वो कुछ ज्यादा ही जिद कर रहा था। माँ, आप अब कभी घर नहीं आती, बच्चे आपको मिस करते हैं, मैंने आज तंदूरी चिकन बनाया है, आपका फेवरेट, आ जाइए ना। मैं कैसे मना कर सकती थी, लेकिन मेघा का मैसेज पढ़ते ही मैं जैसे जड़ हो गई। मैं उसी स्वेड आर्मचेयर पर ढह गई, वही जो मैं और मेरे दिवंगत पति जितिन सालों पहले इस घर में शिफ्ट होते ही लेकर आए थे। काश जितिन होते, वो हमेशा समझ जाते कि क्या करना चाहिए। पर वो इस दुनिया से गए 5 साल हो गए और उनके बिना ये दुनिया कुछ ज्यादा ही तेज, ज्यादा ठंडी और ज्यादा मुश्किल लगने लगी थी। मैंने कांपती उंगलियों से मेघा को कॉल लगाया। इला। उसका स्वर धीमा था, स्थिर था, लेकिन उसके अंदर जल्दबाजी की खिंचाव थी। आप अभी कहाँ हैं और क्या आप अकेली हैं? मैंने फुसफुसाया। घर पर हूँ मेघा, क्या हुआ है, तुम मुझे डरा रही हो? अच्छा है, वही रहिए, दरवाजे बंद कर लीजिए, मैं आ रही हूँ। आपको वो चीज दिखानी है जो आज सुबह मेरे टेबल पर पहुंची है। 20 मिनट बाद वो मेरे किचन आइलैंड के सामने बैठी थी, एक झटके में दस्तावेजों का ढेर फैलाती हुई, जैसे कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट टूटी हुई सच्चाई के टुकड़े सामने रख रहा हो। इला, उसने शुरू किया, आंखों में अजीब सा दया और चेतावनी का मिश्रण। 3 दिन पहले आपके बेटे रोहन और उसकी पत्नी श्रेया ने राज्य अदालत में एक याचिका दर्ज की है। वो रुकी, उसकी वकील वाली तमीजदार निगाहें मुझे टटोल रही थीं। उन्होंने आवेदन किया है कि आपको मानसिक रूप से अक्षम घोषित किया जाए ताकि वो आपकी कानूनी संरक्षक बन सकें और आपकी पूरी संपत्ति पर नियंत्रण ले सकें। ये सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर दरवाजा दे मारा हो। मेरी सांस अटक गई। ये बेवकूफ़ी है। मैं 66 की हूँ, 100 साल की तो नहीं। मैं हमारी कॉलोनी के बुक क्लब की हेड हूँ, अपने टैक्स खुद फाइल करती हूँ। पिछले महीने ही मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बिना किसी दिक्कत के रिन्यू हुआ है। मेरी आवाज़ ऊंची हो रही थी, दहशत भीतर घुसती जा रही थी। वे ऐसा क्यों करेंगे, किस वजह से? मेघा ने एक और दस्तावेज मेरी ओर सरकाया। इसलिए पिछली तिमाही की रिपोर्ट के हिसाब से आपका ये घर जहां आप रहते हैं लगभग 5.5 करोड़ का है। आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स लगभग 4 करोड़, बाकी बचत, फिक्स डिपॉजिट, बीमा, कुल मिलाकर आपकी संपत्ति करीब 9-10 करोड़ बनती है। मुझे पता था कि हमने जीवन भर बचत की थी। जितिन बहुत समझदार निवेशक थे, कर्ज से हमेशा दूर रहे। मैंने 30 साल से ज्यादा एक सरकारी सिविल इंजीनियर के तौर पर नौकरी की थी, लेकिन ये सब इतनी सपाट, कठोर गिनतियों में सुनना मुझे किसी शिकार जैसा महसूस करा गया। रोहन को घर के बढ़ते दामों का पता था, मैंने धीमे से कहा। पिछले दिवाली पर उसने कहा था कि मुझे बेच देना चाहिए, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ने से पहले। वो सलाह नहीं थी, मेघा ने शांत स्वर में कहा। उसने अपना लैपटॉप खोला और मुझे दिखाया। और भी है, उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति भी दाखिल की है। स्क्रीन पर आंकड़ों का सैलाब था, कर्ज, छूटे हुए लोन, बिजनेस नुकसान। लगभग 1 करोड़ का कर्ज है। रोहन ने 50-60 लाख एक फेल होते स्टार्टअप में डुबो दिए। उनकी बेटी की इंटरनेशनल स्कूल फीस 3.5 लाख सालाना है। वो पूरी तरह डूब चुके हैं इला, और कोर्ट की नज़र में ये सब एक मोटिव की तरह दिखता है, एक जिम्मेदार जोड़ी जो एक भ्रमित माँ को बचाने निकली है। मैं सन्न रह गई। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? ये सब उन्होंने खुद याचिका में लगाया है। वो कहानी बना रहे हैं कि आप अपना पैसा गलत तरीके से खर्च करने लगी हैं। उसने और कागज निकाले, फोटो, बयान, नोट्स, साबितियां, कम से कम उन लोगों के लिए जो सच्चाई नहीं जानते। एक फोटो, मैं किराना दुकान में खड़ी हूं, शेल्फ को उलझन से देखती हुई। मैं बस याद नहीं कर पा रही थी कि जितिन कौन सा दलिया खाता था। मैंने फुसफुसाया। परिवार के डॉक्टर, जिससे मैं सिर्फ 2 बार मिली, का बयान जिसमें लिखा था कि मेरी याददाश्त डगमगाती लगी।
एक बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट जिसमें लिखा था कि मैं अपना ही पिन कोड भूल गई थी। मैं भूली नहीं थी, बस दफ्तर वाले पुराने पिन कोड से गड़बड़ हो गई थी। हर सामान्य मानवीय भूल को तोड़ मरोड़ कर दिमागी गिरावट की तरह पेश किया गया था। ये सब तो झूठ है, मैंने सुन स्वर में कहा। ये बुजुर्ग माता पिता का शोषण है। हाँ, मेघा ने नरमी से कहा, और ऐसे केस आजकल खतरनाक रूप से बढ़ रहे हैं। उसने लैपटॉप बंद किया। आपकी सुनवाई 2 हफ्ते में है। वे तेजी से चल रहे हैं, आपको सदमे में डालकर आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो जीत गए तो? मेरा गला सूख रहा था। तो उन्हें आपके जीवन पर पूरा नियंत्रण मिल जाएगा, मेघा बोली। आपके बैंक खाते, निवेश, प्रॉपर्टी, सब। वे आपका घर बेच सकते हैं, आपको किसी सुविधा केंद्र में भेज सकते हैं, आपकी मेडिकल फैसले भी वही करेंगे। कानूनी रूप से आप अपने फैसले नहीं ले पाएंगी। उसने लंबी सांस छोड़ी। और उनकी आर्थिक हालत देखकर मुझे यकीन है कि वे आपका घर 2 महीने में बेच देंगे। मेरा घर, जहां हमने रोहन को पाला, जहां हम हर होली पर पूरे मोहल्ले को बुलाते थे, जहां जितिन ने मेरी माँ के गुजरने के बाद मेरे लिए एक छोटा सा ग्रीन हाउस बनाया था, जहां उसने आखिरी सांस ली मेरे हाथ थाम कर एक ठंडी बरसाती नवंबर की रात। वे ऐसा नहीं कर सकते, मैंने फुसफुसाया। रोहन, वो ऐसा नहीं करेगा। मेघा ने धीरे से मेरा हाथ थामा। इला, प्रमाण कह रहे हैं कि वो महीनों से योजना बना रहा था। अचानक पिछले 1 साल की सारी बातें समझ आ गईं। रोहन का जोर देकर मेरे मेडिकल अपॉइंटमेंट्स में साथ चलना, श्रेया का बार बार कहना कि मान जी आपका पोस्ट आता है, मैं संभाल दूं, रोहन का मुझे ध्यान से देखना जब भी मैं चश्मा ढूंढ नहीं पाती थी। वे चिंता नहीं कर रहे थे, वे सबूत इकट्ठा कर रहे थे। मैं क्या करूं? मेरा स्वर टूट गया। धोखे, चोट, डर सब मिलकर गले में फंस रहा था। मेघा सीधी होकर बैठी। हम लड़ेंगे, लेकिन इला, ये आसान नहीं होगा। इससे आपका परिवार टूट जाएगा। आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। मैंने रोहन को याद किया, पांव से चिपका नन्हा बच्चा, टीनेजर जो पहली बार दिल टूटने पर मेरी गोद में रोया था। वही आदमी जिसने पिछले महीने कहा था, माँ थोड़ा और समय साथ बिताएंगे ना? मैंने निगल कर पूछा, प्लान क्या है? मेघा ने सिर हिलाया। पहला, आप हर बात डॉक्यूमेंट करेंगे, हर दिन, हर बातचीत, हर चीज जो आपकी क्षमता साबित करे। ठीक है। दूसरा, मैं आपकी एक टॉप न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट से पूरी जांच करवाऊंगी जिसका कोर्ट में वजन हो। ठीक। और तीसरा, वो रुकी। आप उन्हें ये नहीं बता सकती कि आपको याचिका के बारे में पता चल गया है। मेरे शरीर में ठंड सी लहर दौड़ गई। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया तो वे अपनी योजना बदल देंगे या सबूत मिटा देंगे। रोहन का इतना ज्यादा आग्रह करके रविवार के खाने पर बुलाना अचानक बेहद डरावना लगने लगा। तुम सोच रही हो कि वे कुछ करने वाले थे? मैंने फुसफुसाया। हो सकता है, मेघा बोली, या कुछ ऐसा साइन करवाना चाहते हो जिसके नीचे आपको कानूनी तौर पर फंसा दें। ऐसा अक्सर होता है। मेरा पेट मरोड़ गया। मेरा अपना बच्चा ये सब कैसे कर सकता है? मेरे मुंह से निकला हुआ वाक्य किसी स्वीकारोक्ति जैसा लगा। मेघा कुछ नहीं बोली, उसका चेहरा ही जवाब था। अगला पूरा हफ्ता मैंने उसकी हर बात मानी। मैंने रोज की डायरी लिखी। हर टेस्ट, मेमोरी, रीजनिंग सब बेहतरीन आए। न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, एक शांत और समझदार महिला डॉक्टर मीरा गुप्ता ने कहा, मैं मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। लेकिन रोहन से नाटक करना सबसे कठिन था। बुधवार को उसका फोन आया। माँ, पिछले रविवार का सॉरी। वो जल्दी से बोला, श्रेया के पापा की तबीयत बिगड़ गई थी, हमें जाना पड़ा, शायद इस वीकेंड आ जाइए। मैंने आवाज को सहज रखा। अरे कोई बात नहीं बेटा, अब कैसे हैं वो? ठीक हैं, रोहन ने हल्का हंसते हुए कहा। वैसे श्रेया और मैं सोच रहे थे कि आपके कुछ अकाउंट्स को कंसोलिडेट कर दें, मतलब आसान हो जाएगा, बस स्मार्ट प्लानिंग है। मेरे सीने में कुछ कस गया। अच्छा, दिलचस्प है, मैंने कहा। माँ, टेंशन मत लें, दुनिया बदल रही है, चीजें संभाल लेनी चाहिए। ये धमकी थी, चेतावनी? मैं समझ नहीं पा रही थी। उसी रात मेरा पोता आरव मेरे घर आ गया। 16 साल का, शांत, समझदार, मेरा प्यारा बच्चा। नानी, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन प्लीज मम्मी पापा को मत बताना। मेरी रीढ़ में डर दौड़ गया।
बोलो क्या हुआ? उसने अपना फोन निकाला। मैंने कुछ रिकॉर्ड किया है। उन्हें पता नहीं था कि मैं सुन रहा था। उसने प्ले दबाया। श्रेया की तेज खींच भरी आवाज। सुनवाई बस 2 हफ्ते दूर है। वो लड़ेगी नहीं, वो बहुत डर चुकी है। और जैसे ही गार्जियनशिप मिल गई, हम अपनी फाइनेंसेस संभाल सकेंगे। फिर रोहन की आवाज। अगर उसने चैलेंज किया तो क्या पता वकीलों पर पैसा उड़ाने लगे। श्रेया ने ठंडे स्वर में कहा, उड़ाने दो, आखिर में तो फायदा हमारा ही होगा। रोहन बोला, और जब घर बिक जाएगा कम से कम 1.5-2 करोड़ बचेंगे। हमें वो पैसे चाहिए, हमारा हक बनता है। मैं सांस लेना भूल गई। मेरा अपना बच्चा मेरे मिटने की प्लानिंग कर रहा था। आरव ने फोन नीचे किया, आंखें भर आई थीं। नानी, मुझे बहुत अफसोस है। मैंने उसे गले लगाया, लेकिन मेरे अपने हाथ इतने कांप रहे थे कि मैं उसे संभाल भी नहीं पा रही थी। उस पैसे से हमारे स्टार्टअप का नुकसान पूरा हो जाएगा और आखिरकार हम फिर से संभल पाएंगे। फिर हम उनकी रिटायरमेंट सेविंग्स भुना लेंगे, घर का बाकी लोन चुका देंगे और आरव के कॉलेज फंड के लिए भी पैसा रख आएंगे। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर रोहन की आवाज, इतनी ठंडी कि मैंने अपने बेटे को कभी ऐसे नहीं सुना था। और तुम्हारी माँ, उनका क्या होगा? एक और विराम, फिर श्रेया की आवाज, कटी हुई, तेज, लगभग बेरहम। वसंत विहार में एक जगह है, ओल्ड एज असिस्टेड लिविंग, सस्ती भी है, वो एडजस्ट कर लेंगी। जब हालत आगे बढ़ेगी तो उन्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा। रिकॉर्डिंग बज रही थी और आरव के कंधे कांप रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो आवाज नहीं निकाल रहा था। नानी, मुझे माफ कर दीजिए, उसने फुसफुसाया। मुझे समझ ही नहीं आया क्या करूं। मैं आपको बहुत प्यार करता हूं और वो लोग आपकी बात ऐसे कर रहे थे जैसे जैसे आप इंसान ही नहीं हो। मैंने उसे बाहों में ले लिया। ये बच्चा डरा हुआ पर हिम्मती, सब कुछ दांव पर लगाकर मुझे चेतावनी देने आया था। तुमने बिल्कुल सही किया बेटा, बिल्कुल वही जो एक सच्चा इंसान करता है। उसकी आवाज कांप गई। क्या वे आपका घर ले लेंगे जिसमें आप और नानू जितिन रहते थे? अगर मैं रोक सकूं, मैंने धीरे से कहा, तो बिल्कुल नहीं। मैंने तुरंत मेढा को फोन किया। उसने रिकॉर्डिंग सुनी और इतनी देर तक चुप रही कि मुझे लगा कॉल कट गई। फिर बोली, इला, इससे सब बदल गया। ये सिर्फ सबूत नहीं है, ये तो उनकी योजना का पूरा खाका है। ये गार्डियनशिप नहीं, ये चोरी है। तो हमारे लिए इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि अब हम सिर्फ बचाव नहीं करेंगे, हमला करेंगे। फ्रॉड, आर्थिक शोषण, साजिश। और इला, हम पूरी अदालत को दिखाएंगे कि आपके बेटे ने क्या करने की कोशिश की। सुनवाई मेरी तैयारी से पहले ही आ गई। आरव मेरे बगल में बैठा था, उसका हाथ मेरे हाथ में। मुझे जितना संभाल रहा था उससे कहीं ज्यादा मैं उसे नहीं संभाल पा रही थी। दूसरी तरफ रोहन और श्रेया अपनी वकील के साथ बैठे थे। एक चमकदार महिला जिसकी आंखों में शिकारी सी तीक्ष्णता थी। रोहन ने मुझे एक बार भी नहीं देखा। जज अनामिका वर्मा अध्यक्षता कर रही थीं। 50 के आखिरी पड़ाव में सख्त जबड़े और थकी हुई आंखें, जिन्होंने शायद इंसानों की बहुत निराशाएं देखी थीं। पहले रोहन की वकील उठी। फोटो, मेडिकल नोट्स, मेरी तथाकथित गिरावट की सजाई गई कहानी। माननीय न्यायाधीश, उसने कहा, सुश्री इला मलिक स्पष्ट रूप से शुरुआती मानसिक गिरावट के लक्षण दिखा रही हैं। उनका बेटा और बहू केवल ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनका भविष्य जिम्मेदारी से संभाला जाए, इससे पहले कि वो अपनी बड़ी संपत्ति को खतरे में डालें। मेघा खड़ी हुई, शांत पर घातक। माननीय न्यायाधीश, मैं पिछले हफ्ते हुई पूरी न्यूरोसाइकोलॉजी जांच को सबूत के तौर पर पेश करना चाहूंगी। उसने फाइल दे दी। डॉक्टर मीरा गुप्ता को एल्जाइमर, डिमेंशिया या निर्णय क्षमता में किसी कमी का कोई संकेत नहीं मिला। सच तो ये है कि इलाजी ने हर श्रेणी में औसत से ज्यादा स्कोर किया है। जज ने दस्तावेज देखा, चेहरा बिना किसी हाव-भाव के। मेघा आगे बोली, और अब मैं साबित करना चाहूंगी कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई तथाकथित साबितियां सिर्फ सामान्य मानवीय पलों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। किराना दुकान का कंफ्यूजन, बंद हो चुके ब्रांड को ढूंढ रही थीं। डॉक्टर के यहाँ तेज बुखार था। पिन कोड, हाल ही में एड्रेस अपडेट किया था। वो बेहद सावधानी से उनकी पूरी कहानी बिंदु दर बिंदु गिराती गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण माननीय न्यायाधीश, मैं याचिकाकर्ताओं का असली मकसद पेश करना चाहती हूँ। उसने रिकॉर्डिंग चला दी। कोर्ट रूम में जैसे समय थम गया। घर तुरंत बेच देंगे,
सब कुछ लिक्विडेट कर देंगे, उन्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा। हर शब्द मेरे सीने पर चोट की तरह लगता जा रहा था। जज वर्मा का चेहरा कठोर हो गया। रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो मेघा बोली, ये एक प्यारा बेटा नहीं है, ये एक सुनियोजित प्रयास है, एक पूरी तरह सक्षम महिला से उसकी स्वतंत्रता, घर और जीवन भर की बचत छीनने का। रोहन की वकील उछलकर खड़ी हुई। माननीय न्यायाधीश, ये रिकॉर्डिंग अवैध रूप से ली गई है और अगर ये आपराधिक मामला होता तो। जज ने तीखी आवाज में काटा, लेकिन ये गार्डियनशिप का मामला है और ऐसे मामलों में याचिकाकर्ताओं के मकसद अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने सीधे रोहन की ओर देखा। श्री रोहन मलिक, क्या आप बताना चाहेंगे कि अपनी माँ का घर बेचने की योजना आप अभी क्यों बना रहे थे, जबकि वो मेरे सामने पूरी तरह स्पष्ट और सक्षम दिखाई दे रही हैं? रोहन ने मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। आखिरकार बोला, रिकॉर्डिंग संदर्भ से बाहर है। संदर्भ? जज ने तंज भरी आवाज में कहा, जिसमें आप उनकी अक्षमता साबित करने से पहले ही उनके लिए ओल्ड एज होम ढूंढ लेते हैं। संदर्भ जिसमें आप उनके घर की बिक्री से मुनाफा गिन रहे हैं। उनकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी हो गई। श्री मलिक, मैं करीब 20 साल से वृद्ध जनों के शोषण वाले मामलों की अध्यक्षता कर रही हूं और मैं बिल्कुल जानती हूं कि ये क्या है। उन्होंने याचिका उठाई, उसे आखिरी बार देखा, फिर फैसला सुना दिया। ये याचिका खारिज की जाती है और इसे दोबारा दाखिल नहीं किया जा सकता। रोहन की देह झुक गई। इसके अलावा वो बोली, मैं एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी कर रही हूँ। श्री रोहन मलिक और सुश्री श्रेया मलिक अगले 2 वर्षों तक इला मलिक के घर या उनसे 300 फीट के भीतर नहीं आ सकते। आरव ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। मैं इस मामले को जिला अभियोजक को भेज रही हूँ। संभावित आपराधिक अपराध, धोखाधड़ी, जबरदस्ती और वित्तीय शोषण के प्रयास के लिए। उन्होंने मेरी तरफ नर्म नजरों से देखा। सुश्री इला, मुझे खेद है, कोई माता पिता ऐसा अनुभव नहीं डिजर्व करते। फिर रोहन और श्रेया की ओर देखा और मैं आदेश देती हूँ कि इलाके की कानूनी फीस का पूरा भुगतान याचिकाकर्ता करेंगे। रोहन रो रहा था, पछतावे से नहीं, अपने पूरे खेल के ढह जाने के डर से। माँ प्लीज, वो पुकारा जब कोर्ट खाली होने लगी। आप समझ नहीं रही। मैंने उसकी ओर आखिरी बार देखा। मैं सब समझती हूँ रोहन, तुम अपनी माँ को नहीं, एक बैंक खाता देखते थे। तुमने सोचा अपनी सुरक्षा के लिए मुझे मिटा दोगे। जितिन ये देखकर टूट जाते। आरव ने मेरा हाथ दबाया। नानी, घर चलें? हाँ बेटा, चलो घर। बाहर कोर्ट हाउस में मेघा मेरे साथ चल रही थी। बहुत कठिन सुनवाई थी। उसने कहा, कैसा लग रहा है? पता नहीं, मैंने कहा, पर इतना जानती हूँ, रिश्ते हमेशा खून से नहीं बनते और खून हमेशा रिश्ता नहीं होता। मैंने आरव की ओर देखा, वो बच्चा जिसने सच को आराम पर, ईमानदारी को अपने माता पिता की वफादारी पर भारी रखा। आज मैंने एक बेटा खो दिया, मैंने धीरे से कहा, पर मैंने सच्चाई पाई और आगे बढ़ने की वजह भी। उस रात घर की खामोशी में, वही घर जिसमें मैं और जितिन ने अपनी जिंदगी बोई थी, मैंने मेघा को फिर कॉल किया। मेघा, मेरी वसीयत अपडेट करनी है। जरूर, क्या बदलाव? सब कुछ आरव के नाम, सारा, रोहन को कुछ नहीं। वो रुकी। ये स्थायी फैसला है इला? मुझे पता है, और वसीयत में ये भी दर्ज कर दो कि क्यों। साफ साफ। ठीक है, कल सुबह से कर दूंगी। अगले हफ्ते आरव मेरे साथ रहने आ गया। उसके माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया था क्योंकि उसने सच सामने ला दिया था। 15 साल का बच्चा, और पैसों के लिए माता पिता ने अपना ही बेटा खो दिया। लेकिन मेरे पास जगह थी, प्यार था और जीने की वजह फिर से मिल गई थी। धीरे धीरे हमने नई दिनचर्या बना ली। सुबह स्कूल से पहले नाश्ता, शाम को होमवर्क, वीकेंड पर पार्क में घूमना और जितिन की पुरानी वर्कशॉप को रीऑर्गेनाइज करना। आरव बगीचे में मेरी मदद करता। जहां पहले जितिन टमाटर उगाया करते थे, वहां उसने तुलसी और पुदीना लगाया। एक शनिवार को उसने धीरे से पूछा, नानी, क्या आप कभी उन्हें माफ कर पाएंगी? मैंने गहरी सांस ली, मिट्टी की खुशबू भीतर उतरते हुए। माफी उनके लिए नहीं होती आरव, हमारे लिए होती है, सुकून के लिए, आगे बढ़ने के लिए।
क्या मैं उन्हें उनके किए के लिए माफ करूंगी? नहीं। क्या मैं उनसे फिर रिश्ता रखूंगी? शायद कभी नहीं। मैंने उसे मुस्कुरा कर देखा, पर बाकी बची जिंदगी कड़वाहट में नहीं बिताऊंगी, क्योंकि मुझे अभी बहुत कुछ जीना है और तुम मेरे साथ हो। 6 महीने बाद मैं और आरव बगीचे में लगे उस छोटे से शिलालेख के सामने खड़े थे। जितिन मलिक, 1950-2019। रिश्ते दिल से बनते हैं, खून से नहीं। आरव ने पूछा, नानू को ये पसंद आता? मैंने शिलालेख को छुआ। वो इसे बहुत पसंद करते और वो तुम पर बहुत गर्व करते। उसी वक्त मेरा फोन बजा। मेघा थी। इला, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने मामला आगे बढ़ाने का फैसला किया है। रोहन और श्रेया ने फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन के प्रयास की बात कबूल कर ली है। उन्हें प्रोबेशन मिली है, पर रिकॉर्ड पर हमेशा रहेगा। मैंने आंखें बंद कर लीं। तो अब सब सच में खत्म? हाँ, सब खत्म। आप सुरक्षित है, आपकी संपत्ति सुरक्षित है। कॉल कटने के बाद मैंने आरव को उन छोटे पौधों को पानी देते देखा जिन्हें हमने 2 महीने पहले लगाया था। इस बच्चे ने मुझे बचाया और बदले में मुझे उसे बचाने का मौका मिला। उस रात जब वो ज्योग्राफी कर रहा था और मैं उसके पास बैठकर पढ़ रही थी, मुझे अचानक एहसास हुआ, रोहन ने मेरी हर चीज़ लेनी चाहिए थी। मेरा घर, मेरी बचत, मेरी आवाज़, मेरी आज़ादी। लेकिन वो असफल रहा और उसके असफल होने ने असली सच्चाई उजागर कर दी। ये घर 2 करोड़ का है या 5, इससे फर्क नहीं पड़ता। रिटायरमेंट फंड कितना था, इससे भी नहीं। फर्क उस बच्चे से था जो मेरे सामने बैठा था, ईमानदार, बहादुर, सच्चा। परिवार खून नहीं, वो व्यक्ति होता है जो ढहते समय आपका साथ चुने। जितिन कहते थे, इंसान तब असली रूप दिखाता है जब उसके पास कुछ पाने या खोने को हो। रोहन ने साबित कर दिया कि वो सुरक्षा के लिए अपनी माँ का बलिदान कर सकता था। आरव ने साबित किया कि अगली पीढ़ी में अभी भी साहस जिंदा है, चाहे कीमत कुछ भी हो। मैं 66 की हूँ और पिछले 6 महीनों में मैंने उतना सीखा है जितना पूरी जिंदगी में नहीं। भरोसा कमाया जाता है, प्यार साबित किया जाता है, सुरक्षा देना जिम्मेदारी है और लड़ना बदले से नहीं, जीने से जुड़ा है। और अगर कोई ये पढ़ रहा है और ऐसी स्थिति में है, लड़िए, सब कुछ लिखिए, मदद लीजिए, अपने विवेक पर भरोसा रखिए। आप पागल नहीं हैं, आप भ्रमित नहीं हैं, आप अक्षम नहीं हैं। जो आपकी जिंदगी को टुकड़ा टुकड़ा करके छीनने की कोशिश कर रहा है, वो आपको बचा नहीं रहा, आपकी संपत्ति पर शिकार कर रहा है। और अगर आप किसी बुजुर्ग माता पिता के बच्चे हैं, विरासत आपकी तनख्वाह नहीं है। आपके माता पिता आपको सिर्फ प्यार देने के कर्जदार हैं, जायदाद देने के नहीं। उन्होंने जो बनाया है वो उनका है। रोहन ने 1 साल लगाकर अपनी योजना बनाई होगी। शायद उसने करोड़ों का सपना देखा होगा, लेकिन उसने क्या खोया? अपनी माँ, अपने बेटे को, अपनी साख, अपनी इंसानियत। क्या ये सौदा ठीक था? ये सवाल उसे ही रात की खामोशी में सोचना होगा। और मेरे पास एक नाती को पालना है, एक बगीचा है और अधूरी जिंदगी है जिसे पूरी करना है। ये घर सिर्फ एक महंगी प्रॉपर्टी नहीं, ये घर है। यहीं आरव ईमानदारी सीख रहा है, यहीं जितिन की यादें दीवारों को गर्म रखती हैं, यहीं न्याय वापस लौटा, और ये मेरे बेटे द्वारा चुराई जाने वाली हर चीज से ज्यादा कीमती है।